कहा जाता है कि आज से तकरीबन 800 साल पहले चंगेज खान ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान की आबादी 25 लाख थी। लेकिन जब चंगेज खान ईरान से वापस निकला तो इनकी आबादी 25 लाख से घटकर 2.5 लाख हो गई। ये इतना जालिम इंसान था कि जिसने अपनी मंगोल सल्तनत को खड़ा करने के लिए 4 करोड़ लोगों को मौत की घाट उतार कर पूरी दुनिया की आबादी में से 10% आबादी कम कर दी थी। लोग आज तक हिटलर को सबसे बड़ा जालिम इंसान समझते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो चंगेज खान से ज्यादा जालिम इंसान आपको मिलेगा ही नहीं। चंगेज खान के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसने अपनी ताकत के दम पर 12 मिलियन मुरब्बा मील जमीन पर कब्जा कर लिया। इतनी ज्यादा जमीन जो कि आज के दौर में अफ्रीका की जमीन के बराबर बनती है। चाइना, रशिया और कोरिया पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान का अगला ख्वाब था हिंदुस्तान पर कब्जा करना। पर लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि चंगेज खान का हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब ख्वाब ही रहा। ऐसा जालिम इंसान जिसकी मौत के वक्त भी 40,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और आखिर चंगेज खान ने अपनी मौत की ऐसी क्या प्लानिंग बनाई कि इसके मरने के बाद से आज तक भी किसी को इसका मकबरा क्यों ना मिल सका। जी आज हम चंगेज खान के इन्हीं सब राजों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि चंगेज खान ने अपने मंगोल एम्पायर को इतना बड़ा कैसे किया और ये अपनी जिंदगी में इतना वैसी जालिम इंसान क्यों बना। आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1162 में मंगोलिया की झील बाइकल के करीब पहाड़ों में चंगेज खान का जन्म होता है। चंगेज खान का असली नाम चंगेज खान नहीं बल्कि तैमुजिन था। चंगेज खान की पैदाइश अनोखी हुई क्योंकि जब ये पैदा हुए तो इनके हाथ खून से रंगे हुए थे। यानी चंगेज खान जब पैदा हुआ तो इसके दाएं हाथ में खून का लोथरा था। इसकी पैदाइश पे किसी को इल्म तो नहीं था कि ये एक दिन बहुत बड़ा खूंखार इंसान बनेगा, लेकिन पैदा होते ही इसके हाथ में खून का होना ये इसी बात की अलामत थी। चंगेज खान जब 3 साल के हुए तो इन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल से छोटी उम्र में ही तीर चलाना सीख लिया, क्योंकि इनके कबीले खाना बदोश की किसी न किसी वक्त दूसरे कबीले के साथ जंग चलती रहती थी। लूट मार इनका रोज का काम था और एक कबीले का दूसरे कबीले की औरतों को अगवा करना बहुत आम बात थी। आपको मजे की बात बताऊं तो चंगेज खान का बाप यूसुगी खुद चंगेज खान की माँ होयलोन को अगवा करके लाया था और बाद में इससे शादी करके 5 बच्चों को जन्म भी दिया। चंगेज खान को अपनी छोटी उम्र में ही दर्दनाक दिन देखने पड़ गए, क्योंकि इनकी उम्र अभी 10 साल ही थी कि मंगोल के शाही कबीले बोर्जिगन ग्रुप के तातारियों ने इनके बाप को किसी पुरानी लड़ाई की वजह से जहर दे दिया। यूसुगी की मौत के बाद इनके कबीले वालों ने चंगेज खान समेत इसकी माँ और बहन भाइयों को कबीले से सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया कि इनका बोझ इनको ही उठाना पड़ेगा। अब जबकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह न बची तो ये खंती पहाड़ों पर चले गए और वहीं अपना गुजर बसर करने लगे। वहाँ ये अपना गुजारा घास फूस और परिंदों वगैरह का शिकार करके करते थे। ज्यादा खाने की खातर और खुद मुख्तारी के लिए चंगेज खान ने अपने बड़े भाई का बिला खौफी कत्ल कर दिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान आगे जाकर और कितना खूंखार बना होगा जिसने पहला कत्ल ही अपने भाई का कर दिया। खैर 16 साल की उम्र में चंगेज खान की शादी मंगोलिया की अलखुनूद कबीले की लड़की बोटे से हुई। चंगेज खान इससे बहुत प्यार करता था। इनकी शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे कि ये प्यार मार्कीत कबीले वालों को बर्दाश्त ना हुआ। मार्कीत कबीले के लोगों ने चंगेज खान की फैमिली पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए चंगेज खान और इसके बाकी खानदान वाले घोड़ों पर बैठकर यहाँ से फरार हो गए। चंगेज खान की बीवी बोटे को भागने के लिए कोई घोड़ा ना मिला, इसलिए इसको मार्कीत के लोग अगवा करके अपने साथ ले गए। ये बात चंगेज खान की इज्जत पर एक दाग थी कि उसके जीते कोई उसकी बीवी को उठा कर ले गया। लेकिन अब चंगेज खान खुद उसको वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरा कबीला था। चंगेज खान अपनी बीवी को वापस पाने के लिए बेचैन था, इसीलिए इसने अपने खूनी भाई जमुका और सरदार तगरुल से मदद मांगी। पहले 8 महीने तो इनको मदद के लिए मनाने में ही लग गए और आखिरकार इन्होंने चंगेज खान की मदद की और इसके साथ मिलकर मरकीत कबीले पर हमला कर दिया। इन्होंने मरकीत कबीले के खानदानों को तबाह कर दिया और इनके रास्ते में जो कोई भी आया उसको मौत की घाट उतार दिया। इनकी कोशिश कामयाब हुई और चंगेज खान ने अपनी बीवी को वापस पा लिया। बोटे को बचाने के बाद चंगेज खान खुद को बहुत ताकतवर इंसान समझने लगा। अभी कुछ साल गुजरे ही थे कि इसी ताकत के नशे में चंगेज खान ने कई दूसरे कबीलों पर हमला कर दिया और ऐसी तबाही मचाई कि पूरे मंगोलिया में चंगेज खान को सबसे ज्यादा खूंखार समझा जाने लगा। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि ये किसी कबीले पर हमला करने की सोचता तो ये कबीला पहले ही हार मान लेता और इसको अपना लीडर मान लेता। इसी कारण 1206 में चंगेज खान ने मंगोलिया के सारे कबीलों पर कब्जा करके अपना मंगोल एम्पायर खड़ा कर लिया था। 1206 में ही इसको तैमुजन से चंगेज खान का नाम मिला, जिस नाम से आज भी इसको दुनिया जानती है। अब चंगेज खान के लिए 2 बड़े चैलेंज थे, एक चीन की जिया और दूसरी जिन डायनेस्टी।
ये ऐसे ताकतवर अंपायर थे जो मंगोल अंपायर के लिए खतरा साबित हो सकते थे। अपने खतरे को रास्ते से हटाने के लिए 1209 में चंगेज खान ने जिया खानदान के बड़े शहरों पर हमला कर दिया, दुकानें लूटी, बच्चे और औरतों को गुलाम बनाया और मर्दों को बेदर्दी से कत्ल करके इनके घरों को तबाह कर दिया। इस हमले से जिया खानदान के बाकी सरदार डर तो गए थे, लेकिन खुद को काफी सेफ समझ रहे थे, क्योंकि इनके कबीले को एक ही रास्ता जाता था और इस रास्ते पर इनके 700 से ज्यादा सिपाही पहरा दे रहे थे। चंगेज खान का इस कबीले पर हमला करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। चंगेज खान ने इन पर हमला करने की बजाय इनकी फसल तबाह कर दी और इनकी तरफ बाहर से पहुंचने वाले खाने पीने के सामान को भी बंद करवा दिया। जब जिया डायनेस्टी के लोग कुछ महीने बाद भूख के मारे कमजोर पड़े तो चंगेज खान ने इन पर हमला कर दिया। जिया डायनेस्टी के सरदारों ने चंगेज खान के सामने अपने हथियार डालकर हार मान ली। जिया डायनेस्टी के लीडर ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपनी बेटी जाका को चंगेज खान के हवाले कर दिया। इस डायनेस्टी को फतह करने के बाद अब चंगेज खान का अगला टारगेट था चाइना की जिन डायनेस्टी। लेकिन जिन डायनेस्टी को टक्कर देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन डायनेस्टी की टोटल 4 राजधानियां थी जो दीवारें चीन के पीछे छुपी हुई थी। दीवारें चीन इन राजधानियों को बड़े बड़े हमलों से बचाती आ रही थी, इसीलिए चंगेज खान का इन पर हमला करना इतना आसान नहीं था। यहाँ चंगेज खान ने एक तरकीब सोची कि इन पर हमला करने के लिए गुप्त रास्तों के बारे में जाना जाए, जिन रास्तों के जरिए ये आसानी से इन तक पहुँच सके। इसलिए इसने जिन डायनेस्टी के कुछ गद्दार लोगों को लालच देकर दीवारें चीन से गुजरने वाले कुछ गुप्त रास्तों के बारे में मालूमात ली। अब जिन रास्तों के जरिए जिन डायनेस्टी की रॉयल आर्मी दूसरे कबीलों पर छुपकर हमला करती थी, अब इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके चंगेज खान और इसकी फौज ने जिन डायनेस्टी के बड़े शहरों पर हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले सन जियानिंग पर हमला किया, जो जिन डायनेस्टी की सबसे बड़ी राजधानी थी, जिसके दरवाजे पर 7.5 लाख से ज्यादा सिपाही पहरा दे रहे थे। एक तरफ चंगेज खान की हजारों में फौज और दूसरी तरफ जिन डायनेस्टी के लाखों फौजी। चंगेज खान ने जब इनकी फौज पर हमला बोला तो ये 7.5 लाख फौजी चंगेज खान के आगे टिक ना सके। अगले ही लम्हे यहाँ लाशों का कब्रिस्तान बन गया और हर जगह जमीन खून से रंगीन हो गई। अगले ही लम्हे चंगेज खान ने मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशों के पिरामिड खड़े कर दिए। हर जगह खौफ का सन्नाटा फैल गया। इसके बाद चंगेज खान का अगला टारगेट दोंगड़ो राजधानी तबाह करने का था। अब जबकि ये सबसे बड़ी राजधानी थी और यहाँ अंपायर को कंट्रोल करने के फैसले किए जाते थे, तो इसलिए इस राजधानी की हिफाजत के लिए यहाँ पूरे 9.5 लाख सिपाहियों को तैनात किया गया था। चंगेज खान ने बड़ी होशियारी से पहले इस राजधानी को चारों ओर से घेरा और इनकी फूड सप्लाई बंद कर दी। अब जब यहाँ भूख हड़ताल मच गई तो फूड सप्लाई बंद की वजह से दोनों फौजों के दरमियान जंग छिड़ गई। चंगेज खान के पास लगभग 1 लाख फौजी थे और मुकाबले में 9.5 लाख फौजी। ये 1 लाख फौजी काफी खूंखार और तलवार चलाने में काफी ट्रेन थे। इसी वजह से इस राजधानी के आधे फौजी मारे गए और आधे फौजी डर के मारे चंगेज खान के आगे हार मान गए। इनके बादशाह ने भी गुलामी कबूल करके 3000 घोड़े और 500 खूबसूरत औरतें चंगेज खान के हवाले कर दी। इतने सारे एम्पायर्स को जीतने के बाद चंगेज खान ने अब कुछ आराम करना चाहा, क्योंकि अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसने साथ वाले अंपायर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इनके यहाँ अपने सफीर भेजे, लेकिन इन्होंने जवाब में चंगेज खान के सफीरों को हलाक कर दिया। ये बात चंगेज खान के लिए नागवारा गुजरी। ख्वारिज़मी अंपायर की इस हरकत का बदला लेने के लिए चंगेज खान को दोबारा मैदान में उतरना पड़ा। 2 लाख फौजियों के साथ चंगेज खान ने ख्वारिज़मी अंपायर पर हमला कर दिया। चंगेज खान का इस अंपायर में इंटर होना ही था कि यहाँ लाशों का बाजार लग गया और खून की नदियां बहने लगी। अपने रास्ते में आने वाले किसी बच्चे तक को भी ना छोड़ा। इतनी तबाही और इतने अंपायर्स को जीतने के बाद चंगेज खान का सिर्फ एक ख्वाब बाकी था, वो था दरिया सिंध के पार हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाना। इसके कदम हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बढ़ ही रहे थे कि इसको एक अफसोसनाक खबर मिलती है। वो खबर थी कि जिन डायनेस्टी के लीडर दोबारा बगावत पर उतर आए। ये बात चंगेज खान को हजम न हुई और चंगेज खान पीछे मुड़ा और अपनी फौज साथ दोबारा इस डायनेस्टी पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। जिन डायनेस्टी पर दोबारा कंट्रोल करने के बाद सब प्रिंसेस को मार दिया गया, पर एक प्रिंसेस को चंगेज खान अपने साथ ले आया क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। बस इसको लाना ही चंगेज खान की सबसे बड़ी गलती थी और मौत की वजह भी। चंगेज खान को क्या पता था कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि जब चंगेज खान इस खूबसूरत प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने लगा तो इसने अपने बचाव के लिए चंगेज खान पर छोटे से चाकू से हमला करके चंगेज खान को घायल कर दिया और खुद वहां से भागकर खुदकुशी कर ली। बुढ़ापे में जख्म का दर्द चंगेज खान ना सह सका और मौत की घाट उतर गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता।
क्योंकि कहा जाता है कि चंगेज खान की मौत के पीछे और भी वजूहात थी। एक ये कि इनकी मौत बीमार होने की वजह से हुई और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत जंग में तीर लगने की वजह से हुई, लेकिन किसी को भी इसकी मौत की असल वजह मालूम नहीं पड़ी। इसकी मौत के बाद भी 40,000 लोग मारे गए, पर वो कैसे, आइए बताता हूँ। इसकी मौत के बाद इसके बेटे इसको वापस मंगोलिया ले आए और इसके मकबरे को खंती पहाड़ों में कहीं दफन करने के लिए लगभग 2000 लोगों को इसके साथ भेजा गया। लेकिन इन 2000 लोगों में से कुछ लोग ही आगे पहाड़ों में कहीं इसके मकबरे को दफनाने गए। जब ये लोग दफना कर वापिस आए तो जो लोग इनके साथ नहीं गए थे उन्होंने इन दफनाने वालों को कत्ल कर दिया। इसके बाद कुछ और सिपाही आए और इन्होंने इन बाकी बचे लोगों को भी मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद इन सिपाहियों पर एक और फौज ने हमला करके इनको भी मार दिया और वहां से बहने वाली नदी की दिशा भी बदल दी। अब जिन मजदूरों और फौजियों ने इस नदी का रुख बदला था उन पर एक और सेना ने हमला किया और हर उस इंसान को मार दिया जिसको चंगेज खान के मकबरे की जरा सी भी खबर थी। इसी हादसे में तकरीबन 40,000 लोग मारे गए। पर अब मन में एक सवाल बचता है कि इतने लोगों को क्यों और किसने मारा और नदी का रुख बदलने के पीछे क्या राज छुपा था, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल चंगेज खान की इच्छा थी कि जब वो मरे तो उसके मकबरे को किसी ऐसी जगह दफन किया जाए जिसका किसी को पता ही ना चल सके, क्योंकि चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में इतने दुश्मन बना लिए थे कि इसके मरने के बाद कोई भी दुश्मन इसकी डेड बॉडी की तौहीन कर सकता था। ये बात चंगेज खान बखूबी जानता था, इसलिए उसने मरने के बाद भी अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए ये सब प्लान बनाया था। ये सब फौजी सिपाही चंगेज खान के ही थे जिन्होंने इसके मरने के बाद मकबरे को गुम करने के लिए इतने लोगों को कत्ल कर दिया। चंगेज खान के मकबरे का राज आज भी राज है। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मकबरे को ढूंढने की काफी सारी कोशिशें की, लेकिन इनके हाथ आज तक कुछ ना लग सका। खैर, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में कड़ी मेहनत लगी है। अगर आप इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन से भरपूर हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे बने व्हाइट कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो को देखकर लुत्फ अंदोज हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।